हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है क्रीपिंग रिस्क। एक ऐसा खतरा, एक ऐसा रिस्क जो धीरे धीरे बढ़ रहा हो। क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे बढ़ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पैसेज। एन इंजीनियरिंग रियलिटी अंडरलाइंग द रीसेंट स्पीड ऑफ बॉयलर एक्सप्लोजन। कह रहा है कि इंजीनियरिंग की जो वास्तविकता है वो हाल ही में हुए हुए जो बॉयलर एक्सप्लोजन्स हैं, बहुत सारे। स्पीड का मतलब होता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो बॉयलर एक्सप्लोजन हुए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण छुपी हुई बात यह है इज दैट बॉयलर्स ऑलमोस्ट नेवर फेल दिस वे सडनली। कि ज़्यादातर जो बॉयलर्स होते हैं वो इस तरीके से अचानक फेल नहीं होते हैं। They are usually due to overpressure, scaling, mismanaged water level and और रिवाइवल स्ट्रेस। या तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर होता है तभी फेल होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्केलिंग ज़्यादा हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा उनका यूज़ लिया जा रहा होता है, इस वजह से बॉयलर जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। या फिर उनको ठंडा रखने के लिए जो वाटर लेवल होता है उसको सही से मैनेज नहीं किया जाता है, इस वजह से ब्लास्ट हो जाता है। या फिर कभी कभार क्या होता है, सिस्टम को बंद करना पड़ता है, फिर स्टार्ट करने का जो एक स्ट्रेस पड़ता है ना, रिवाइवल जो स्ट्रेस होता है पूरे सिस्टम के ऊपर, उससे ब्लास्ट हो जाता है। ये बॉयलर क्या होते हैं, बॉयलर इस तरीके से बने होते हैं, मान लो कि यहाँ पर कुछ भी वो बॉयल करते हैं तो उसका जो जो भी भाप है, स्टीम है, वो इंडस्ट्री के अलग अलग प्रोसेस में यूज होता है। तो बॉयलर इसलिए काम आते हैं। ठीक है, द रिस्क ऑफ ईच ऑफ विच बिल्ड्स ओवर टाइम। कह रहा है कि समय के साथ साथ जो खतरा है वो इन सब के साथ बनता जाता है। अगर ओवर प्रेशर है तो इससे भी खतरा लगातार समय के साथ बढ़ रहा है, ये ब्लास्ट होने का या एक्सप्लोजन होने का। स्केलिंग ज्यादा है, मिसमैनेजमेंट है वाटर लेवल का, तो ये सब मतलब जो खतरा है वो लगातार बढ़ता रहता है समय के साथ। द बॉयलर एक्सप्लोजन इन शक्ति छत्तीसगढ़। कह रहा है कि जो बॉयलर एक्सप्लोजन हुआ है, ब्लास्ट हुआ है शक्ति छत्तीसगढ़ में, दैट किल 20 पीपल ऑल्सो शेयर अ फ्यू सिमिलरिटीज विद द विशाखापट्टनम गैस लीक इन 2020, जिसमें 20 लोगों की हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, और वो काफी ज्यादा समानताएं शेयर करता है गैस लीक जो कि विशाखापट्टनम 2020 में हुई थी, और द ब्लास्ट एट अ थर्मल पावर स्टेशन इन न्योली इन 2020, और जो ब्लास्ट थर्मल पावर स्टेशन में हुई थी 2020 न्योली में। इन द फॉर्मर सेफ्टी सिस्टम एट अ यूनिट हैड बीन इनएक्टिव और अनकैलिब्रेटेड। कह रहा है कि पहले वाले में मतलब विशाखापट्टनम गैस लीक मामले में जो सेफ्टी सिस्टम था वो या तो वो क्या था, अनएक्टिव था, या फिर अनकैलिब्रेटेड था, मतलब सही से बैलेंस नहीं किया गया था। फॉलोइंग अ पोस्ट लॉकडाउन रीस्टार्ट, जब लॉकडाउन के बाद जब उसको रीस्टार्ट किया गया होगा। While a plant restart process triggered the explosion at the later, और दूसरे वाले केस में क्या हुआ था कि जब प्लांट को दोबारा रीस्टार्ट किया गया, दोबारा स्टार्ट किया गया, तो उस प्रोसेस में जो एक्सप्लोजन था वो हो गया था। मतलब विशाखापट्टनम वाले केस में क्या था, या तो जो सेफ्टी सिस्टम था वो इनएक्टिव था, उसको एक्टिवेट नहीं किया गया था, या फिर जब उसको लॉकडाउन के बाद विशाखापट्टनम को स्टार्ट किया गया तो उसका जो सेफ्टी सिस्टम है ना उसको रेगुलेट सही से नहीं किया गया, उसको सेट नहीं किया गया। और दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि जब प्लांट को रीस्टार्ट किया गया तो उसी प्रोसेस में एक्सप्लोजन हो गया था। ऐसा होता है जब प्लांट रीस्टार्ट होता है तो बहुत सी चीजें देखने पड़ती हैं, जैसे मान लो टेम्परेचर कैसा है इंटरनल, ठीक है, वाटर लेवल कैसा है, क्या सारे सेंसर सही से काम कर रहे हैं, क्या सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं सही से काम किए कर रहे हैं, क्या जो महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं किसी बड़े सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले क्या उसको पहले से मानक जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से किया गया है, नहीं किया है। अगर कहीं भी चूक हो जाती है, जब आप पूरे बड़े सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट करते हो तो चूक होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं। तो जब वहाँ पे चूक हो जाती है तो एक्सप्लोजन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये जो रीस्टार्ट करने वाला सिस्टम है ये अपने आप में ही एक खतरनाक चीज़ है। The Shakti plant had likewise been recently acquired, recently commissioned and was operating at under its full capacity at the time of the blast. कह रहे हैं कि जो शक्ति प्लांट है वो पहले की तरह जो प्लांट थे उसी की तरह उसको एक्वायर्ड किया गया, उसी की तरह उसकी नियुक्ति हुई, कमीशन हुआ, और वो ऑपरेट कर रहा था अपनी पूरी क्षमता के ऊपर जब वहां पर ब्लास्ट हुआ।
इन दीज अनस्टेबल ऑपरेटिंग रिजीम, कह रहा है कि ऐसी अनस्टेबल ऑपरेटिंग स्थिति में फेलियर्स ऑफन रिजल्ट ड्यू टू ट्रांजिएंट थर्मल एंड प्रेशर इम्बैलेंसेस। कह रहा है कि ये जो फेलियर्स हैं वो ज़्यादातर कम समय के लिए जो थर्मल और प्रेशर इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से होते हैं। ट्रांजिएंट मतलब जो काफ़ी कम समय के लिए हो, फ्लीटिंग हो। हाउएवर, हालांकि इन प्रैक्टिस मतलब असल में नाइदर द नेशनल बॉयलर इंस्पेक्शन रिजीम, ना ही जो नेशनल बॉयलर इंस्पेक्शन में एक तरीके से व्यवस्था है, पूरी टीम है जो कंट्रोल कर रहे हैं, नॉट ना ही द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो एक सिस्टम जो कि इन सब पूरे जो सिस्टम है बॉयलर को कंट्रोल कर रहा है, हाइटन ओवरसाइट इन दीज फेसेस, इस समय भी ये अपनी जो निगरानी है उसको नहीं बढ़ाते हैं। मतलब जब थर्मल या प्रेशर इम्बैलेंस हो रहा होता है तो ना तो नेशनल बॉयलर इंस्पेक्शन जो पूरा रेजीम होता है, पूरी व्यवस्था होती है, और ना ही जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अपनी निगरानी को बढ़ाते नहीं है ऐसे समय में। सर्टिफिकेशन इज वैलिड फॉर अप टू अ ईयर, कह रहा है कि जो इन बॉयलर्स या फिर इन इंडस्ट्रीज को सर्टिफिकेशन मिलता है वो पूरे 1 साल का होता है। मतलब कि ये मिल जाता है कि इनकी जो व्यवस्था है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये 1 साल तक के लिए ठीक है, इसमें कोई भी खामी नहीं है। इवन दो, कह रहा है कि हालांकि बॉयलर कंडीशंस वेरी ऑन अ डेली बेसिस, कि जो बॉयलर की कंडीशन होती है वो हर दिन के हिसाब से चेंज होती है। मतलब कि ये जो बॉयलर है इसकी जो स्थिति है हर दिन के हिसाब से चेंज हो रही है, और आपने सर्टिफिकेशन दे दिया पूरा 1 साल का। मान लो कि बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे घटना होना एक तरीके से ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसकी। द करेंट स्ट्रक्चर ऑल्सो पेनलाइज डाउन टाइम इंस्टेड ऑफ अ अनसेफ ऑपरेशन, कह रहा है कि जो इस समय करंट स्ट्रक्चर है, करंट पूरी व्यवस्था है, वो पेनाल्टी लगाती है अगर आप सिस्टम को बंद करते हैं, बजाय इसके कि आप अनसेफ ऑपरेशन के ऊपर पेनाल्टी लगाएं। मतलब अगर आप इंडस्ट्री या बॉयलर को बंद कर देते हैं तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। एंड रिवॉर्डिंग मेंटेनेंस शटडाउन, और ये क्या करते हैं कि अगर मान लो कि जो शटडाउन, जो बॉयलर रोका जा रहा है मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए रिवॉर्ड भी नहीं देते हैं। Even such as those at Shakti are also evidence that the framework focus on fabrication standards। कह रहा है कि ऐसे इवेंट जैसे कि शक्ति, जो कि एक एविडेंस के रूप में है कि ये जो फ्रेमवर्क है, ये पूरा जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, जो पूरी व्यवस्था है, इसका फोकस इसी चीज में रहता है कि किस तरीके से ये रूल्स को बनाए, स्टैंडर्ड्स को बनाए। फैब्रिकेशन मतलब बनाना। rather than continuous instrumentation and auditing is not working, कह रहा है कि इसकी बजाय कि ये पूरी निगरानी भी नहीं रखते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की तरीके से निगरानी नहीं रखते हैं, और ना ही लगातार ऑडिटिंग होती है, ना तो ये जांच होती है। द सेंटर्स फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है कि किस तरीके से बिजनेस करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं या जो भी बाधाएं हैं उसमें उस बाधाओं को दूर किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए। हैज फेवर्ड, वो फेवर करते हैं किस चीज का, सेल्फ सर्टिफिकेशन का। मतलब अगर आप एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से ही अपने आप को सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। एंड शेड्यूल्ड थर्ड पार्टी ऑडिट्स इन प्लेस ऑफ सरप्राइज गवर्नमेंट इंस्पेक्शन, और आप अपने यहाँ की ऑडिट है, जो जांच है, वो किसी थर्ड पार्टी से करवा सकते हैं। मान लो कि आपके यहाँ कोई इंडस्ट्री है और आपको पता है कि हाँ यहाँ पे कुछ कमियां हैं, तो फिर क्या करोगे कि आप गवर्नमेंट इंस्पेक्शन ना कराकर, सरप्राइज गवर्नमेंट इंस्पेक्शन ना कराकर एक थर्ड पार्टी ऑडिट से करवा लोगे, उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दोगे तो वो खामियों को क्या करेगा, वो अवॉइड कर देगा और आपको सर्टिफिकेशन दे देगा। तो कह रहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फेवर कर रही है, एक तरीके से बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से वो सेल्फ सर्टिफिकेशन भी हो जाता है और थर्ड पार्टी जो ऑडिट्स है उसको भी जगह मिल जाती है, और गवर्नमेंट का जो सरप्राइज इंस्पेक्शन होता था वो क्या कहते हैं, नहीं हो पाता है। द बॉयलर एक्सीडेंट इंक्वायरी रूल्स वर नोटिफाइड इन 2025, कह रहा है कि ये जो बॉयलर एक्सीडेंट इंक्वायरी रूल्स थे ये 2025 में इसको नोटिफाइड किया गया था। वेदर दे विल एड्रेस दीज स्ट्रक्चरल गैप्स रिमेन्स टू बी सीन, कह रहा है कि ये जो रूल्स 2025 में आए थे, क्या ये समस्याएं हैं, स्ट्रक्चरल गैप मतलब जो उन सिस्टम में खामियां हैं, क्या वो पूरी तरीके से उसको एड्रेस कर पाएंगे, क्या उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। द एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, कह रहा है कि जो भारत की
इंडस्ट्रियल क्षमताएं बढ़ रही हैं, इज पुशिंग एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डर। वो हमारे यहाँ के जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको एक तरीके से टफ टाइम दे रही हैं, पुश कर रही हैं। मतलब अब वो जो पुराने स्ट्रक्चर हैं वो लगातार जो भारत की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ रही है वो उसको झेल नहीं पा रहे हैं। मोर प्लांट्स आर ऑपरेटिंग क्लोजर टू देयर लिमिट्स। कह रहा है कि ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो अपनी पूरी क्षमता के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड फ्लॉज इन देयर मैनेजमेंट, फ्लॉज मतलब खामियां, इन देयर मैनेजमेंट आर बीइंग एक्सपोज टू मोर मीडिया कवरेज एंड पॉलिटिकल अटेंशन। और इन जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें जो खामियां हैं वो इनके मैनेजमेंट में अब वो मीडिया में भी एक्सपोज हो रही है, सामने आ रही है, और पॉलिटिकल पार्टियां हैं या फिर पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से भी उसके ऊपर ध्यान जा रहा है। इट इज पॉसिबल, कह रहे हैं कि ये संभव है, दैट दीज फैसिलिटीज हैव लॉन्ग बीन एक्सपोजिंग देयर वर्कर्स, कि ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं चाहे वो अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गई, वो अपने वर्कर्स को एक्सपोज कर रही हैं किसमें, टू हैजार्डस वर्किंग कंडीशन। हैजार्डस का मतलब होता है डेंजरस, ठीक है, जो खतरनाक वर्किंग कंडीशन है उसमें एक्सपोज कर रही है। मतलब वहां पे जो खतरनाक वातावरण है वहां पे वो वर्कर्स बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के, बिना किसी सेफ्टी गियर के लगातार काम कर रहे हैं। एंड द इंसुइंग क्राइसिस आर नॉट ऑल टुगेदर एक्सीडेंटल। और जो आगामी परिणाम होंगे, क्राइसिस जो समस्याएं, इंसुइंग मतलब जो चीज मतलब परिणाम स्वरूप हो रही है वो कोई आकस्मिक नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है। मतलब लगातार वो डेंजरस वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से ही एक्सीडेंट हो रहा है। ये नहीं कह सकते हो कि ये एक्सीडेंटल बस किसी वजह से हो गया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज द मोस्ट एक्सपोज। कह रहा है कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए हैं। अ ग्रोइंग शेयर ऑफ वर्कर्स आर माइग्रेंट। कह रहा है कि जो बढ़ता हुआ शेयर वर्कर्स का है, मतलब जो ज्यादातर जो संख्या वर्कर्स की है वो माइग्रेंट्स की है जो बाहर से आ रहे हैं। हायर्ड वाया सब कॉन्ट्रैक्टर्स, और जिनको सब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा हायर्ड किया जा रहा है। मान लो ये कंपनी है, इसने अप्रोच किया कॉन्ट्रैक्टर्स को कि हमको वर्कर्स चाहिए। सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को बताया कि 2% कमीशन में वर्कर्स दे दो हमको, तो ये ढूंढेंगे वर्कर्स को, इसको देंगे और ये कंपनी दे देगा। तो ऐसा काम चलता है, ठीक है। हु ट्रेड ब्लेम विद द ऑपरेटर आफ्टर अ डिजास्टर। कह रहा है कि अगर कोई घटना हो जाती है तो यही सब कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर और जो कंपनी है वो एक ट्रेड ब्लेम खेलने लगती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लग जाती है। द सेफ्टी सिग्नेच एंड मैनुअल्स आर ऑफन अनअवेलेबल इन वर्कर्स नेटिव लैंग्वेज। सिग्नेच का मतलब होता है साइन, और मैनुअल्स एक ऐसी किताब होती है जिसमें सारे रूल और सेफ्टी के रूल्स बताए जाते हैं। कह रहा है कि जो सेफ्टी साइन है और मैनुअल्स हैं वो ज्यादातर अनअवेलेबल रहते हैं, मतलब अवेलेबल नहीं रहते हैं उन वर्कर्स की नेटिव लैंग्वेजेस में। जो उनकी खुद की लैंग्वेजेस होती है उसमें उनको साइन या जो रूल्स हैं वो नहीं मिलते हैं, जिससे उन्हें समझने में कठिनाई होती है। और अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें उनको एक डिसीजन लेना पड़ता है या फिर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है तो वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। Investigators have reported workers in the Pune industrial belt since 2021। कह रहा है कि जांचकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि जो वर्कर्स हैं जो कि पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट में 2021 से काम कर रहे हैं, एंड फॉलोइंग एक्सप्लोजन्स इन संगरेड्डी इन 2024 एंड 2025, और संगरेड्डी 2024 और 2025 के एक्सप्लोजन के बाद से जो काम कर रहे हैं, बीइंग अनअवेयर, वो अनअवेयर है मतलब उनको ज्ञात नहीं है, ऑफ द नेम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल्स इन देयर वर्कप्लेस। जिस जगह वो काम कर रहे हैं और जिस केमिकल्स का वहां पे यूज हो रहा है, ना ही उनको उस केमिकल के नाम का पता है, ना ही उसकी प्रॉपर्टीज का पता है। मतलब ना ही वो नहीं समझ पा रहे हैं कि मान लो वहां पर अगर HCl का यूज हो रहा है तो उनको नहीं पता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक कंडीशंस की इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, और जो उसकी बहुत ज़्यादा खराब प्रॉपर्टीज़ है उसके अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। लगातार उनकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो रहा है। एक उदाहरण दिया मैंने, और भी केमिकल्स है तो उनको ये चीज़ पता नहीं है। द न्यू OSHW कोड 2020 ऑल्सो डजंट क्लियरली होल्ड द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्रिमिनली लाइबल। कह रहा है कि जो नए OSHW कोड हैं 2020 के, वो भी साफ साफ जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, मतलब मान लो जो इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर हैं, उनको जिम्मेदार नहीं ठहराती है
फॉर सेफ्टी लैप्सेस इन कॉन्ट्रैक्टर्स ऑपरेशन। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स के ऑपरेशन में कोई भी सेफ्टी लैप्स होता है, मतलब कोई भी अगर उनसे कोई चूक होती है, बट क्वालिफाइज इट ऑन द एम्प्लॉयर्स नेग्लिजेंस। कह रहा है कि ये बात तभी सही है जब एम्प्लॉयर्स की गलती खुद हो। दीज आर ओल्ड कंप्लेंट्स अबाउट हाउ इंडिया ट्रीट्स इट्स लेबर। कह रहा है कि ये पुरानी कंप्लेंट है कि किस तरीके से भारत अपने लेबर क्लास को ट्रीट करता है। Until this culture is dismantled, कह रहा है कि जब तक हम इस कल्चर को खत्म नहीं कर देंगे, डिसमेंटल मतलब पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देंगे, पूरी तरीके से डिसेंबल नहीं कर देंगे। फर्म्स एंड रेगुलेटर्स इंसेंटिव्स, कह रहा है कि जो फर्म्स और रेगुलेटर्स के इंसेंटिव्स हैं, जिनके जो मोटिवेशन है, लेबर अरेंजमेंट्स एंड फैक्ट्री फ्लोर प्रैक्टिसेस विल कीप एब्जॉर्बिंग एक्सीडेंट एज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कह रहा है कि जब तक हम इस कल्चर को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक चाहे वो फर्म्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, या फिर लेबर अरेंजमेंट हो गया, या फिर जो लगातार काम चल रहा है वो लगातार वहां पे एक्सीडेंट होते रहेंगे बिजनेस की कॉस्ट में। मतलब बिजनेस तो होता ही रहेगा, साथ ही साथ एक्सीडेंट भी होते रहेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज के अनुसार वाई आर प्लान रीस्टार्ट फेजेस पर्टिकुलरली हैजार्डस इन एन इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट, कि क्यों ये जो प्लांट रीस्टार्ट करने वाला तरीका है, जो फेजेस है, वो डेंजरस होता है इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट में। बिकॉज सेफ्टी सिग्नल एंड मैनुअल्स आर जनरली रिमूव्ड, नहीं ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। बिकॉज ट्रांजिएंट थर्मल एंड प्रेशर इम्बैलेंसेस ऑफन अकर ड्यूरिंग अनस्टेबल ऑपरेटिंग रिजीम्स। हाँ, कह रहा है कि कुछ समय के लिए जो थर्मल और प्रेशर इम्बैलेंस आ जाता है, कि जिसमें ये जो अनस्टेबल ऑपरेटिंग जब काम ऑपरेशन हो रहा होता है, उस समय ये क्या कहते हैं, काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। What is the author's primary critique of the current national boiler inspection and regulatory framework? कह रहा है कि ये ऑथर का प्राइमरी क्रिटिक्स क्या था करंट नेशनल बॉयलर इंस्पेक्शन को लेकर और उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर। इट रिलाइज टू हेवनली ऑन सरप्राइज गवर्नमेंट इंस्पेक्शन, नहीं, वो तो थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाई करते हैं। इट फोकसेस एक्सेसिवली ऑन फैब्रिकेशन स्टैंडर्ड्स, हाँ, ज्यादातर इनका फोकस जो होता है वो रूल बनाने में होता है, रादर देन ऑन कॉन्टिन्यूअस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑडिटिंग। ये पढ़ा था उन्होंने, तो बी एकदम करेक्ट आंसर। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब द वल्नरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर। कह रहा है किस तरीके से पैसेज ने जो कमजोरी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, जो इनकी वल्नरेबिलिटी है इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में दर्शाती है, किस तरीके से पैसेज में ये चीज डिस्क्राइब की गई है। They are legally protected by the OSW Code 2020, नहीं, they are primarily local workers who are well versed in the names and property of hazardous chemical। कह रहा है कि ये ज्यादातर जो लोकल वर्कर्स होते हैं जिनको ठीक ठाक तरीके से पता होता है कि किस जो जिस हैजार्डस केमिकल्स में वो काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेम क्या, नहीं। दे आर ऑफन हायर्ड बाय सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, हु ट्रेड ब्लेम विद द ऑपरेटर व्हेन अ डिजास्टर अकर्स। सी करेक्ट है। कह रहा है ये ज्यादातर जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा हायर किए जाते हैं, और फिर अगर कोई मान लो घटना हो जाती है तो वहां पे ट्रेड ब्लेम होना स्टार्ट हो जाता है कि हमने नहीं किया, तुमने किया, तुमने नहीं किया, हमने किया। तो सी एकदम करेक्ट है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द पैसेज। द एक्सप्लोजन इन शक्ति शेयर सिमिलरिटीज विद द 2020 विशाखापट्टनम गैस लीक रिगार्डिंग सेफ्टी सिस्टम इश्यूज। ठीक है, ये तो ट्रू है। Under pressure and over calibration are identified as the two most common reason why boilers fail suddenly। कह रहा है कि अंडर प्रेशर और ओवर कैलिब्रेशन की वजह से ये मोस्ट मतलब कॉमन रीजन है क्यों बॉयलर्स जो है वो फेल होते हैं अचानक से। नहीं, वो होते हैं ओवर प्रेशर की वजह से और सही से कैलिब्रेशन नहीं हुआ होता है, इस वजह से फेल होते हैं। तो ये फॉल्स हो गया, तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। सी करेक्ट है। What does the author imply by the phrase that factories are absorbing accident as the cost of doing business? कह रहा है कि इस phrase का क्या मतलब है। Firms have calculated that the financial rewards for maintaining safe operation outweigh the cost of accident. The industrial culture prioritize continuous production। कह रहा है कि जो इंडस्ट्री का कल्चर है वो इस चीज को ज्यादा प्राथमिकता देता है कि लगातार प्रोडक्शन होता रहे, काम चलता रहे और प्रॉफिट होता रहे, ओवर डिसमेंटलिंग अनसेफ लेबर
प्रैक्टिसेस, मगर वो जो अनसेफ लेबर प्रैक्टिस हो रही है वो उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं। तो एक तरीके से दिखता है कि वो लगातार बिजनेस करना चाहते हैं और एक्सीडेंट को है वो एब्जॉर्व करना चाहते हैं। तो बी जो है एकदम करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। अलीबाबा हैज लॉन्च्ड हैप्पी ऑयस्टर। कह रहा है कि अलीबाबा जो कि एक कंपनी है, उन्होंने एक नया कुछ लॉन्च किया है, हैप्पी ऑयस्टर। क्या है वो? अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्ड मॉडल कैपेबल ऑफ जनरेटिंग 3D इन्वायरमेंट, जो कि 3D इन्वायरमेंट्स बना सकता है, एंड इंटरेक्टिव वीडियोस, और इंटरेक्टिव वीडियोस बना सकता है, दैट डैश रियल वर्ल्ड फिजिक्स, जो कि रियल वर्ल्ड फिजिक्स को दिखा सकता है। दैट क्या होगा? फॉल्सीफाई। देखो पहली बात तो ये है इंटरेक्टिव वीडियोस। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। ये रिलेटिव क्लॉज आ रहा है, उसके बारे में बता रहा है, दैट्स, दैट, विच, हु, हुम से क्या स्टार्ट होता है? रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट होता है, जो कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ये जो रिलेटिव क्लॉज जिस सब्जेक्ट के पास होता है उसी के हिसाब से उसकी वर्ब आती है। तो वीडियोज यहाँ पर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। तो वर्ब क्या हो गई? ये तो चलो प्लूरल वर्ब है, मगर फॉल्सीफाई का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब होता है गलत साबित करना। ठीक है, स्टिमुलेट, वो रियल वर्ल्ड फिजिक्स को स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको और ज्यादा उत्तेजित करता है। नहीं, कोई मतलब नहीं आ रहा है। सिमुलेट, सिमुलेट का मतलब होता है उसकी नकल करता है, एकदम वैसे ही बना देता है, बिल्कुल ठीक है। फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज को बनाना या कोई झूठ बनाना, झूठ बातें कहना, फैब्रिकेशन, कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? सिमुलेट। द न्यू AI मॉडल announcement comes shortly after OpenAI decided to dash its Sora video generation service। कह रहा है कि ये जो नई AI मॉडल का अनाउंसमेंट हुआ अलीबाबा द्वारा, वो तुरंत उसके बाद आया जब OpenAI ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपना सोरा वीडियो जनरेशन सर्विस क्या कर देंगे? फेज इन कर देंगे, मतलब धीरे धीरे लागू कर देंगे। इसका कोई मतलब बन रहा है यहाँ पर? नहीं। शट डाउन कर देंगे, अपने जो सोरा वीडियो जनरेशन है उसको बंद कर देंगे। इसी वजह से अलीबाबा ने अपॉर्चुनिटी देखी होगी और उन्होंने अपना नया मॉडल स्टार्ट कर दिया, हो सकता है। रैंप अप है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ाएंगे? नहीं। डबल डाउन कर देंगे, मतलब और ज़्यादा किसी चीज़ को और ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर मजबूत तरीके से दिखाएंगे? नहीं। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? बी है। आफ्टर ओपन एआई डिसाइडेड टू शट डाउन इट्स सोरा वीडियो जनरेशन सर्विस। मीनवाइल, जबकि अलीबाबा न्यू मॉडल, जो अलीबाबा का नया मॉडल है, ऑल्सो फेसेस कंपटीशन फ्रॉम टेंसेंट, उसको कंपटीशन मिल रहा है किससे? टेंसेंट से। हुज हुमायूं HY वर्ड 2.0 मॉडल इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग फुल 3D वर्ड्स फ्रॉम वीडियो क्लिप्स, जो कि जो जिनका हुमायूं HY वर्ड 2.0 मॉडल है, जो कि पूरी तरीके से कैपेबल है 3D वर्ड को बनाने में वीडियो क्लिप से। नोटेबली हैप्पी ऑयस्टर हैड अर्लियर गॉन वायरल आफ्टर द मॉडल अंडर। कह रहा है कि ये ध्यान देने योग्य है कि ये जो हैप्पी ऑयस्टर है ये पहले ही वायरल जा चुका था, किस मॉडल के बाद? अंडर द डैश हैप्पी हॉर्स 1.0। मतलब ये जो हैप्पी ऑयस्टर मॉडल इन्होंने लेके आए हैं ये पहले ही वायरल हो चुका था एक दूसरे नाम से, जिसका नाम था हैप्पी हॉर्स 1.0। क्या होना चाहिए यहाँ पे? मिसनोमर, मिसनोमर की पार्ट उसकी जो होती है नाउन, और इसका मतलब होता है गलत नाम, जो नाम सही ना हो। नहीं। एक्रोनिम मतलब होता है छोटा सा नाम, जैसे कि नासा, इसरो, है ना, ये सब क्या है? एक्रोनिम है। साइफर का मतलब होता है कोड, सीक्रेट कोड, कोई मतलब नहीं है। सीडोनिम का मतलब होता है एक नकली नाम जिसको दूसरे नाम के लिए यूज किया जाए, जिसको असली नाम के लिए यूज किया जाए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे असली नाम क्या था? हैप्पी ऑयस्टर, जो और नकली नाम से पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया था हैप्पी हॉर्स 1.0। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, सीडोनिम। had topped the benchmark platform artificial analysis text to video and image to video ranking। और इस प्लेटफॉर्म ने, ये जो AI सॉफ्टवेयर था, इसने अलग अलग बेंचमार्क प्लेटफॉर्म में जहां पे टेस्टिंग की जाती है, रैंकिंग दी जाती है अलग अलग AI मॉडल को, वहां पे इसने टॉप किया था टेक्स्ट टू वीडियो एनालिसिस में और इमेज टू वीडियो रैंकिंग में। ठीक है,
द कंपनी लेटर रिवील दैट हैप्पी हॉर्स वॉज इंडीड मेड बाई अलीबाबा। बाद में कंपनी ने ये सबको बता दिया था कि जो हैप्पी हॉर्स थी वो अलीबाबा ही द्वारा बनाया गया था। एंड द मॉडल लेटर ऑल्सो मेड एंड डैश ऑन अदर बेंच मार्किंग प्लेटफॉर्म। और इसी मॉडल ने अलग अलग बेंच मार्किंग जो प्लेटफॉर्म थे वहां पर वो गया था, मतलब एक तरीके से रैंकिंग के लिए या फिर अपनी क्वालिटी दिखाने के लिए। तो एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है पलायन, तो कोई मतलब है यहाँ पे नहीं। अपीरियंस, अपीरियंस का मतलब होता है कि अपने आप को वहां दिखाना हो सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। आर्टिकल के बाद हमको क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है। इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ, कोई मतलब नहीं है। बाइकआउट का कोई मतलब नहीं। तो बेस्ट क्या होगा हमारा? बी होगा, अपीरियंस। एक्सप्लेनिंग द अपील ऑफ द न्यू मॉडल, Alibaba said, unlike traditional AI video tools that follow a one-shot workflow of write a prompt, wait for rendering, receive a financial clip, कह रहा है कि अलीबाबा ने ये बोला कि जिस तरीके के पहले AI वीडियो टूल्स होते थे जो वीडियो बनाते थे कि आप पहले एक प्रॉम्प्ट डालिए, फिर धीरे धीरे वीडियो बनती थी, उसके बाद आपको फिनिश क्लिप मिलती थी। लेकिन हैप्पी ऑस्टर में क्या है कि कीप लिसनिंग, ये लगातार आपकी बातों को सुनता रहता है। रेस्पॉन्डिंग थ्रू आउट द जनरेशन प्रोसेस, और जब तक वो इमेज या वीडियो को जनरेट कर रहा होता है तब तक आपकी बातों को वो सुनकर रिस्पॉन्स करता रहता है। द सीन रिएक्ट्स इन रियल टाइम एंड कंटिन्यूज टू डैश एज द यूजर कीप्स गिविंग इंस्ट्रक्शन। जो सीन होता है, जो भी बन रहा होता है एआई में, वो रियल टाइम में चेंज होता रहता है और वो हमारी बातों को, हमारी इंस्ट्रक्शन को सुनकर क्या होता है? स्टैग्नेट कर जाता है, रुक जाता है नहीं, रिलैप्स कर जाता है, दोबारा से पहली स्टेज में पहुंच जाता है या शून्य में पहुंच जाता है नहीं, इवॉल्व होता है, हाँ विकसित, कि हम अब उसमें ये क्वालिटी है कि अगर हम लगातार इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे तो रियल टाइम में जब तक इमेज या वीडियो बन रही है उसी में ही चेंज आता जाएगा। तो ये मीनिंग आ रहा है। फ्लक्चुएट करता है नहीं, तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? सी है। ठीक है, अब ये है हमारा पैरा सिंबल। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, P, Q, R और S अरेंज करना है। ऑप्शन ये दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, S भी हो सकता है S1 के बाद। तो चलो देखते हैं, पहले S1 को पढ़ते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि P होगा, Q होगा कि S होगा। स्टैंडिंग आउटसाइड अ ब्रोकन लिफ्ट इन अ न्यूपोर्ट डिपार्टमेंट स्टोर, कह रहा है न्यूपोर्ट डिपार्टमेंट स्टोर की जो ब्रोकन लिफ्ट थी उसके बाहर खड़े होते हुए अ ट्रेवलर जो था रीड्स अ साइन, वो एक साइन पढ़ता है, लिस्टिंग फ्लोर्स फॉर शूज, गिफ्ट एंड लेडीज एसेसरीज, जिसमें ये दिखाया गया था कि अलग अलग फ्लोर्स जो शूज के लिए हैं, गिफ्ट के लिए हैं या फिर लेडीज के सामान के लिए। ठीक है, तो S1 के बाद क्या आ सकता है? P आ सकता है, Q आ सकता है, S आ सकता है। द साइलेंस इज अ स्टार्क कंट्रास्ट, कौन सा साइलेंस? किस साइलेंस की बात हो रही है? क्या S1 में किसी भी तरीके के साइलेंस की बात की गई है? नहीं की गई है। तो क्या हम S को ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन गया? ये ऑप्शन गया। अब बात है P की और Q की, पहले Q को चेक कर लेते हैं। अपॉन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, कह रहा है कि स्टेयर्स में चढ़ते हुए टू फाइंड द वंस फेमस फर्नीचर फ्लोर, और उस फेमस फर्नीचर फ्लोर को ढूंढते हुए जो पहले कभी फेमस हुआ करता था। ये क्या मतलब है? अभी कहाँ से ये अचानक से बात आ गई? अभी उसने सिर्फ ये कहा था कि न्यू डिपार्टमेंट एक स्टोर है जिसमें फिर एक ट्रेवलर जो है साइन के बारे में पढ़ रहा है और अलग अलग फ्लोर्स के बारे में पढ़ रहा है। तो क्यू भी जो है वो S1 की बात नहीं दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन गया। अब बात आती है, या P तो पक्का ही हो गया फिर तो। हाउएवर कह रहा है हालांकि द डार्क मस्टी एयर एंड द पैनल हैंगिंग बाई इट्स वायर रिवील दैट द स्टोर वाइल्डिंग्स हैज बीन क्लोज्ड फॉर ईयर्स, कह रहा है कि वहां पे इतना अंधेरा था और बहुत धूल भरी वहां की हवा थी, और जो पैनल जो साइन वो पढ़ रहा था वो दो क्या कहते हैं तारों से लटका हुआ था और इतना गंदा था कि ऐसा लग रहा था जो स्टोर है वो काफी समय से, काफी सालों से क्लोज पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से क्या हो सकता है? अब या तो S आएगा या तो Q आएगा, बस यहीं से आंसर तय हो जाएगा। तो या तो S आएगा या तो Q आएगा। अपॉन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स टू फाइंड द वंस फेमस फर्नीचर, अब ये फिर से फर्स्ट फ्लोर में चला जा रहा है स्टेयर्स को चढ़ते हुए, मगर यहाँ पे S में देखो, द साइलेंस इज अ स्टार्क कंट्रास्ट टू द पास्ट व्हेन द ग्राउंड फ्लोर वुड हैव स्मेल्ड ऑफ परफ्यूम एंड बेस्टल्ड विद शॉपर्स, कह रहा है कि जो ये जो साइलेंस है, आज की जो वहां पे शांति पड़ी हुई है,
वो एकदम क्लियर कंट्रास्ट है पास्ट का, मतलब एकदम उल्टा है पास्ट का। जब ग्राउंड फ्लोर जो है वो परफ्यूम से महका करता था और वहां पे जो शॉपिंग करने वाले आते थे वहां पे लगभग एक तरीके से हमेशा हल्लास और गूंज बनी रहती थी। तो पी के बाद एस ज्यादा बेस्ट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब जब ग्राउंड फ्लोर की बात कर ली तो अब क्या रहेगा क्यू में फर्स्ट फ्लोर की बात, कि वहां पे एक फेमस फर्नीचर फ्लोर हुआ करता था। ट्रेवलर्स फाइंड अ डिस्कार्डेड टेंट, वहां पर ट्रेवलर को एक छोड़ा हुआ टेंट मिला। एंड अ पाइल्स ऑफ प्लास्टिक जेरी कैंस इंस्टेड, और एक प्लास्टिक जेरी कैन की एक क्या कहते हैं, एक इकट्ठा हुआ होगा वहां पर, वो जिसको मिला। तो पी एस क्यू। और फिर आ जाएगा दीज स्ट्रेंज रिमेन्स ऑफ वेंटिलेशन डक्ट्स हिंट एट अ लेस इलस्ट्रेशियस चैप्टर। कह रहा है कि ये जो अजीब से वेंटिलेशन डक्ट थे, मतलब जो वेंटिलेशन के लिए जगह बनाई गई थी, वो एक क्या कहते हैं खराब चैप्टर को दिखाते हैं इस बिल्डिंग के, जहां पर कैनबिस फार्म था, मतलब कैनबिस जो गांजा था उसको उगाया जा रहा था। तो पी एस आर क्यू आर होना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट क्या होगा हमारा, ए होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहां पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहां पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।